वेलकम टू एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको पता है कि क्या होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये एक साइकेट्री का टॉपिक होता है। साइकेट्री के अंदर एक डिसऑर्डर पाया जाता है जिसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पहले हम पढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी, पहले आपको पर्सनैलिटी का पता होगा कि पर्सनैलिटी क्या होती है। पर्सनैलिटी, व्हाट इज पर्सनैलिटी? पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी होता है अगर कोई भी आदमी, जिस तरीके से एग्जांपल लेते हैं, मैं और एक मेरा फ्रेंड, हम दो दोस्त हैं और हम साथ रहते हैं, बट जो हमारा बिहेवियर है वो हम दोनों को अलग अलग है, उसी को बोलते हैं बिहेवियर के। हम दोनों का बिहेवियर अलग अलग है, उसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी। कि डिफरेंट पर्सन, मैं हूं और एक मेरा दोस्त है, उसका बिहेवियर मुझसे अलग है मेरे बिहेवियर से, और मेरा बिहेवियर मेरे दोस्त से अलग है। तो डिफरेंट पर्सन, हम दोनों अलग अलग पर्सन, डिफरेंट पर्सन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर, that is known as personality, that is known as personality। के different person, different different person have different type of behavior। के different types of behavior, different types of behavior, that is called personality, that is called पर्सनैलिटी। कि पर्सनैलिटी क्या हुआ कि एक आदमी का बिहेवियर दूसरे आदमी से अलग होना, वो उसकी पर्सनैलिटी कहलाता है। या दूसरों को डिफाइन किस तरह से कर सकता है? यूनिक वे ऑफ बिहेवियर, यूनिक यूनिक वे ऑफ बिहेवियर, यूनिक वे ऑफ बिहेवियर। कि एक आदमी का बिहेवियर कैसा है, कौन से वे में है, उसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी, इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन हैव डिफरेंट बिहेवियर, दैट इज नोन एज पर्सनैलिटी। तो ये होता है पर्सनैलिटी। तो अब बात करते हैं इसके बाद पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। अगर किसी का बिहेवियर डिसफंक्शन हो जाए, उसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो बात करते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मैंने आपको बताया कि पर्सनैलिटी क्या हुई। पर्सनैलिटी हुई डिफरेंट पर्सन का डिफरेंट बिहेवियर, उसका बिहेवियर उसकी पर्सनैलिटी कहलाती है। और डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? डिसफंक्शन, कि उसका जो बिहेवियर है वो डिसफंक्शन हो जा रहा है। अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या हुआ? डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस इन द सोशल ऑक्यूपेशन, सोशल ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल फंक्शनिंग, पर्सनल फंक्शनिंग of a person, of a person, that is called personality disorder, that is called personality disorder, उसी को बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या हुआ? कोई आदमी है, उसका बिहेवियर डिस्टर्ब हुआ। अगर किसी बंदे का, मैं हूँ, मेरी पर्सनैलिटी क्या है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, ये एक मेरी पर्सनैलिटी है। अगर मैं अपना बिहेवियर अलग करने लगा, अपने बिहेवियर में, मेरे बिहेवियर में कोई चेंज आ गया, मैं कुछ गलत काम करने लगा, नशा करने लगा, इस तरीके से जो मेरा बिहेवियर है उसमें मेरे बिहेवियर में चेंज आ जाना, जिस तरीके से जो अगर मेरे बिहेवियर के अंदर कोई भी चेंज आया तो मुझे क्या होगा? जो मेरे डिस्टर्बेंस हो जाएगा सोशल फंक्शन, मैं सोसाइटी के साथ नहीं अच्छा फंक्शन नहीं कर पाऊंगा, मेरे अपने पर्सनल फंक्शनिंग अच्छे नहीं होगा, ऑक्यूपेशनल फंक्शन अच्छे नहीं होंगे। तो इस तरीके से अगर किसी भी आदमी का बिहेवियर डिस्टर्ब हो जाता है तो उस कारण उसको ऑक्यूपेशनल, पर्सनल एंड सोशल फंक्शनिंग इम्पेयर्ड हो जाती है या डिस्टर्बेंस हो जाती है, दैट इज नोन एज पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये हुआ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अगर किसी बंदे को एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, अगर एक पेशेंट, एक आदमी है, एक मैं हूँ, मेरी एज 18 अबव है, मतलब 18 मान लीजिए आप, और एक मेरा दोस्त है, उसकी एज है 16 या 15 है, उसकी एज 15 है। अगर वो पर्सन जो इसकी एज 15 है, अगर वो बंदा ऐसे बिहेव कर रहा है जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला पेशेंट करता है, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसको क्लासीफाई नहीं कर सकते कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर मेरी एज 18 20 है, 18 अबव है, और मैं ऐसे डिसऑर्डर, ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ऐसी अपना बिहेवियर बना रहा हूँ कि अगर मुझे आदमी देख ले तो मुझे पता लगता है कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर मैं ऐसा बिहेवियर कर रहा हूँ कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला बंदा करता है, और वो 15 ईयर का जो लड़का है वो ऐसे बिहेवियर कर रहा है कि जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला बंदा करता है, बट उसको हम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में तब्दील नहीं करेंगे,
बट मुझको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कह सकते हैं कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया। क्यों? बिकॉज ऑफ मेरी जो एज है वो 18 अबव है। तो इसको जो डायग्नोस करते हैं ना, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को जो डायग्नोसिस करते हैं वो 18 ईयर पे आगे करते हैं। जब आदमी 18 साल का हो जाता है उस पर आगे उसको कह देते हैं कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर मेरी एज 15 की होती और मैं करता ऐसे बिहेवियर करता जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला करता है, बट मुझे जब नहीं कह सकते कि इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। अगर मैं 18 एज से अबव है और जब आके मैं ऐसे सिम्टम्स ऐसे एक्टिविटी कर रहा हूँ जो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाला बंदा करता है, तो उसको बोलते हैं कि इसके अबव होगी 18 से, तो इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर क्लासिफाई करते हैं। तो इसके बाद क्या हुआ कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या हुआ, इसको डायग्नोस कब करते हैं? 18 ईयर पे इसको डायग्नोस करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कितने टाइप की होती है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइप्स होते हैं ना, ये 10 टाइप्स की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर 10 टाइप्स की होती है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कितने टाइप होते हैं? जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं? उसके 10 टाइप्स होते हैं। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पीडी। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के 10 टाइप होते हैं, बट जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उसको 3 क्लस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। देयर आर 3 क्लस्टर ऑफ द पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। देयर आर 3 क्लस्टर ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको 3 क्लस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट क्लस्टर होता है उसको बोलते हैं क्लस्टर ए, क्लस्टर ए। और सेकंड को बोलते हैं क्लस्टर बी। और जो थर्ड होता है उसको बोलते हैं क्लस्टर सी, क्लस्टर सी। तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है उसको 3 क्लस्टर के अंदर डिवाइड किया गया है, और इन 3 के अंदर इसको डिवाइड किया, और 10 टाइप्स की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं। जो टाइप्स देखे तो 10 टाइप्स होते हैं, क्लस्टर देखे तो 3 क्लस्टर होते हैं। तो इन क्लस्टर के अंदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को रखा गया है। जो फर्स्ट क्लस्टर में आते हैं उसमें 3 टाइप की पर्सनैलिटी आती है। जो फर्स्ट क्लस्टर आता है उसमें 3 टाइप की पर्सनैलिटी आती है। पहले होती है पैरानॉइड पर्सनैलिटी, पैरानॉइड पर्सनैलिटी के जो बंदा रहेगा उसकी पर्सनैलिटी पैरानॉइड वाली पर्सनैलिटी रहेगी। जो सेकंड होती है उसके बोलते हैं स्किजॉइड पर्सनैलिटी, स्किजॉइड पर्सनैलिटी, स्किजॉइड पर्सनैलिटी। और जो थर्ड होती है उसको बोलते हैं स्किजोटाइपल पर्सनैलिटी, स्किजोटाइपल पर्सनैलिटी। 3 पर्सनैलिटी तो कर दी हमने क्लस्टर ए के अंदर क्लासीफाई। और क्लस्टर बी में कौन सी आती है? फर्स्ट होती है जिसको बोलते हैं नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी होती है। और जो सेकंड होती है उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। और जो थर्ड पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी। और जो फोर्थ पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं, जो फोर्थ पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी, हिस्टोनिक पर्सनैलिटी और नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। एक होती है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, नहीं अवॉइडेंट तो इसमें आएगी। जो क्लस्टर सी में होती है इसके अंदर होती है, एक होती है क्लस्टर सी के अंदर डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। और क्लस्टर सी के अंदर जो सेकंड पर्सनैलिटी होते हैं उसको बोलते हैं एंटी अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। और जो थर्ड पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं ऑब्सेशन, नहीं हाँ ऑब्सेशन, ऑब्सेशन कंपल्सन, ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं कंपनी मैन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, कंपनी कंपनी मैन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
जो थर्ड होती है उसको बोलते हैं ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ये इसको बोलते हैं कंपनी में पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और जो इसके अंदर होती है फोर्थ वाली, ये होती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये 10 टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइप होते हैं। इनको अकॉर्डिंग टू क्लस्टर के अंदर इसको डिवाइड किया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी। क्लस्टर ए में 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती है, क्लस्टर बी में होती है 2 टाइप 4 टाइप की, और क्लस्टर सी में 3 टाइप की पर्सनैलिटी होती है। तो इसको एक एक को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि पहले बात करते हैं क्लस्टर ए के अंदर कौन सी पर्सनैलिटी होती है। बात करते हैं इस पैरानोइड पर्सनैलिटी के बारे में कि पैरानोइड पर्सनैलिटी क्या होती है। ये होती है पैरानोइड पर्सनैलिटी। पैरानोइड पर्सनैलिटी क्या होती है, जो उस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी रहेगी कि वो पर्सन दूसरों पे ब्लेम करेगा। जिस तरीके से मैं क्लास में बैठा हूँ और मेरे दोस्त भी क्लास में, और मुझसे कोई गलती हो गई और टीचर ने पूछा गलती किसने की, तो मैं दूसरों पे करूँ मैम इसने करी। अगर मेरी गलती है कि मैम इसकी वजह से मुझे क्या नाम, इसकी वजह से मतलब कि दूसरों पे ब्लेम करना, ब्लेमिंग टू अदर। अगर गलती मेरी है, वो मुझसे ही कुछ गलत हो, मैं बोलूंगा इसकी वजह से गलती हुई, मैं इस पे ब्लेम डाला, दूसरे बंदे पे ब्लेम डाला। इसमें जो पर्सनैलिटी होती है बंदे की पैरानोइड में, वो ब्लेमिंग टू अदर, के वो दूसरों पे ब्लेम डालता है। ब्लेमिंग टू अदर के उस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी रहती है कि वो दूसरों पे ब्लेम डालता है। और मिसट्रस्ट रहता है, मिसट्रस्ट कि वो दूसरों पे विश्वास नहीं करता, ऐसी उसकी पर्सनैलिटी होती है। उसको बोलते हैं पैरानोइड पर्सनैलिटी। जो सेकंड पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं स्कीजोइड पर्सनैलिटी होती है ना, स्कीजोइड पर्सनैलिटी, स्कीजोइड पर्सनैलिटी। स्कीजोइड पर्सनैलिटी में क्या रहता है, उसमें जो रहता है पेशेंट, उसमें क्या रहता है, उसका ओल्ड बिहेवियर रहता है, ओल्ड बिहेवियर रहता है। मतलब जो उसका बिहेवियर रहेगा वो ओल्ड पर्सन की तरह उसका बिहेवियर रहेगा। और क्या करेगा, वो ए सोशल रहेगा, ए सोशल रहेगा। इस तरीके से उसके बिहेवियर रहते हैं, इस तरीके से उसके बिहेवियर रहते हैं, ए सोशल बिहेवियर रहता है। और बिलीविंग टू अदर करता है वो पर्सन। और क्या रहता है, इमोशनल कोल्ड रहता है, ओल्ड बिहेवियर बोल दो या सोशल रह दो, इस तरीके की उसके अंदर पर्सनैलिटी रहती है। जो थर्ड टाइप की पर्सनैलिटी आती है उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि दो इसकी जोड़ रहेगी और इसके अंदर इसकी जोड़ पर्सनैलिटी, इसकी जो टाइपल पर्सनैलिटी। और जो थर्ड टाइप की पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं इसकी जो टाइपल पर्सनैलिटी। जो थर्ड टाइप की होती है उसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, लेक ऑफ सोशल इंटरेक्शन, लेक ऑफ बिहेवियर। उसका जो मतलब हर चीज में वो ए सोशल रहता है, किसी से बातचीत नहीं करेगा, इस तरीके से रहता है, ओल्ड बिहेवियर रहता है इसकी जोड़ में। और जो फोर्थ थर्ड होती है उसको बोलते हैं इसकी जो टाइपल, इसकी जो टाइपल पर्सनैलिटी, इसकी जो टाइपल पर्सनैलिटी, इसकी जो टाइपल पर्सनैलिटी, ये थर्ड टाइप की पर्सनैलिटी होती है क्लस्टर ए के अंदर। इसमें क्या रहते हैं, जो पेशेंट रहेगा उसका जो बिहेवियर रहेगा लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया वाला रहेगा, लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया, लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया। लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया का मतलब क्या हुआ कि जो भी उसके अंदर सिम्टम्स दिखाई देंगे वो लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया वाले के सिम्टम्स रहेंगे। कि उसको हम ये नहीं कह सकते कि इसको स्किज़ोफ्रेनिया है, बट कुछ समय के लिए वो ऐसे सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा जो स्किज़ोफ्रेनिया वाले के सिम्टम्स, जो स्किज़ोफ्रेनिया वाला बंदा सिम्टम्स प्रोड्यूस करता है। बट हम उसको कंप्लीट ये नहीं कह सकते कि उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, उसको बोलते हैं लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया। जो भी सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा स्किज़ोटाइपल वाला पर्सनैलिटी वाला बंदा, वो लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया वाला मतलब जो करेगा सिम्टम्स करेगा लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया वाला करेगा। और डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन वाले सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा, डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, लेटेंट स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन, इस तरीके के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी वाला बंदा। और इसके बाद जो फोर्थ टाइप की पर्सनैलिटी होते हैं वो होते हैं क्लस्टर बी के अंदर 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती है। ये आपको मैंने बताया 3 टाइप की पर्सनैलिटी। इसके बाद होती है क्लस्टर बी, क्लस्टर बी के अंदर 4 टाइप की पर्सनैलिटी होती है क्लस्टर बी। फर्स्ट जो क्लस्टर बी होता है, क्लस्टर बी में आता है जो फर्स्ट टाइप की पर्सनैलिटी है क्लस्टर बी में, उसको बोलते हैं नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी। नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी क्या होते हैं, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी ऐसी होती है वो सेल्फ इंपोर्टेंस देता है, अपने आप को इंपोर्टेंस देता है, सेल्फ इंपोर्टेंस उस पर्सनैलिटी देते हैं।
इसको बोलते हैं सेल्फ इम्पोर्टेंस। सेल्फ इम्पोर्टेंस के अपने आप को इम्पोर्टेंस देगा, सिर्फ वो, किसी और को इम्पोर्टेंस नहीं देगा, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी। इसके बाद जो सेकंड पर्सनैलिटी होती है क्लस्टर बी के अंदर, उसको बोलते हैं, ये तो उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी। हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी क्या होता है, ये सेकंड टाइप की पर्सनैलिटी होती है। नार्सिसिस्टिक ये सेकंड टाइप की होती है, क्लस्टर बी के अंदर ये सेकंड टाइप की पर्सनैलिटी होती है। इसमें क्या रहता है, पेशेंट अगर किसी को नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया, इसमें इस तरीके के बिहेवियर करता है, मतलब कि जिस तरह आपने देखा होगा कि आप आपका कोई फ्रेंड है और आपको कुछ मतलब मूवी देखने जाना है, अगर आपको कोई आपका फ्रेंड है, आपको मूवी देखने जाना है, तो आप अपने दोस्त को कहो चलो यार मूवी देखने चलते हैं, वो क्या करता है, वो कहेगा उनको नहीं यार मुझे कुछ काम है तो मैं मूवी देखने जा सकता। तो उसके उसके प्रति हम क्या करते हैं, उसको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, यार मैं तेरे पास उस दिन मूवी देखने का था, आज तू चल मेरे साथ। इस तरीके का बिहेवियर करता है, मतलब कि इमोशनली ब्लैकमेल करता है जो बंदा, उसको बोलते हैं हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी। इमोशनली ब्लैकमेल करता है, कोई ड्रामा वगैरह कर देता है, इस तरीके से जो पर्सनैलिटी होते हैं। इसमें जो होता है, एक तो होता है अटेंशन सीकिंग बिहेवियर रहता है पेशेंट का, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। इसमें क्या रहता है, इसमें जो पेशेंट रहता है, जो दूसरे आदमी है उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच लेता है, उसको बोलते हैं अटेंशन सीकिंग बिहेवियर, बिहेवियर। और जो दूसरा इसमें देखने को मिलता है वो ड्रामेटिक होता है, ड्रामेटिक जो पर्सन रहता है वो ड्रामेटिक तरीके का रहता है। और क्या करता है वो पर्सन, मतलब कि इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इमोशनली ब्लैकमेल करता है, इमोशनली ब्लैकमेल, ब्लैकमेल इमोशनली ब्लैकमेल करता है पेशेंट को, कि उसको इमोशनली ब्लैकमेल करे, कोई ड्रामेटिक कर दिया या अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। ये होती है सेकंड टाइप की क्लस्टर बी के अंदर। एक होते हैं नार्सिसिस्टिक, एक होते हैं हिस्ट्रोनिक, और जो थर्ड टाइप की पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, एंटी सोशल पर्सनैलिटी। एंटी सोशल पर्सनैलिटी में क्या होता है कि जो पेशेंट रहता है वो क्या करता है, कोई भी अवॉइड करता है सोशल फंक्शन को। एंटी सोशल का मतलब अवॉइड द सोशल फंक्शन, कोई भी सोशल फंक्शन नहीं करेगा, अवॉइड सोशल फंक्शन, सोशल फंक्शन को वो अवॉइड करता है। और दूसरी बात मान लीजिए वो अवॉइड करता है सोशल फंक्शन को, और क्या करता है, ब्रेक डाउन द रूल एंड रेगुलेशन, ब्रेक डाउन द रूल एंड रेगुलेशन, वो रूल एंड रेगुलेशन को ब्रेक डाउन करता है, कोई भी रूल नहीं मानेगा। ब्रेक डाउन द रूल एंड रेगुलेशन, वो रूल एंड रेगुलेशन का करता है, ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन द रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन। आपने देखा होगा कि आपके कॉलेज का एक रूल है कि 75% आपको अटेंडेंस देनी है जब भी आप एग्जाम में बैठ पाओगे। बट जो आदमी रहते हैं, जो एंटी सोशल पर्सनैलिटी वाला बंदा रहता है, वो क्या करता है, कॉलेज नहीं जाता और उसके अंदर 75% अटेंडेंस नहीं दे पाता वो। तो इस तरीके का मतलब कि जो ब्रेक डाउन करता है रूल एंड रेगुलेशन के, कोई कॉलेज के रूल नहीं मानेगा, हॉस्पिटल का रूल नहीं मानेगा, उसके अंदर ऐसी पर्सनैलिटी होती है, उसको बोलते हैं एंटी सोशल पर्सनैलिटी। अवॉइड द सोशल फंक्शन, और सोशल फंक्शन को अवॉइड करेगा। इसके बाद जो फोर्थ टाइप की पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कैसी पर्सनैलिटी होती है कि इसमें क्या होता है, इमोशनल अनस्टेबल रहता है, जो पेशेंट रहता है इमोशनली अनस्टेबल रहता है, इमोशनली अनस्टेबल, जो पेशेंट रहता है वो इमोशनली अनस्टेबल रहता है। क्या आपने देखा होगा, अगर कोई आदमी इमोशनली अनस्टेबल रहेगा उसमें क्या कंडीशन आएगी कि वो उस तरीके का उसका बिहेवियर रहेगा, क्या होगा, वो सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर भी पाया जा सकता है उसके अंदर। अगर कोई बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी वाला बंदा है तो उसके अंदर एक डिसऑर्डर और देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर। तो टेंडेंसी ऑफ सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर, सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर, सबस्टांस अब्यूज डिसऑर्डर।
कि आपने देखा होगा कि अगर किसी का भी ब्रेकअप हो गया तो उसमें क्या करता है, वो बंदा ब्रेकअप होने के बाद वो पार्टी करता है और पार्टी में दारू वारू पीता है, तो सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर भी हो सकता है उसको, दारू वारू और इसके कारण उसको क्या हो सकता है, अगर पार्टी वार्टी करी दारू वारू पी से, उसके बाद उसको सुसाइडल टेंडेंसी होती है कि वो सुसाइड भी कर सकता है। तो इस तरीके का जो इमोशनली अनस्टेबल रहता है और सब्सटेंस अब्यूज वाला बिहेवियर करता है और सुसाइडल टेंडेंसी रहती है, उस बंदे को बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें कहते हैं सुसाइडल टेंडेंसी, सुसाइडल सुसाइडल टेंडेंसी, टेंडेंसी उस पेशेंट की सुसाइडल टेंडेंसी रहती है और सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर हो सकता है और इमोशनली अनस्टेबल हो सकता है, उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसको बोलते हैं एंटी सोशल, के जो अवॉइड करता है सोशल फंक्शन को, रूल एंड रेगुलेशन को ब्रेक करता है। और हिस्टोनिक में कहते हैं अटेंशन सेकिंग बिहेवियर रहता है, ड्रामेटिक रहता है और इमोशनली लोगों को ब्लैकमेल करता है। और नार्सिस्टिक में बोलते हैं सेल्फ इंपॉर्टेंस, के अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है, उसको बोलते हैं नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये हो गए क्लस्टर बी, कि आपको मैंने बता दिया कि 3 टाइप के क्लस्टर होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड क्लस्टर को हमने कंप्लीट किया। इसके अंदर हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पढ़ी, फर्स्ट में पढ़ा पैरानोइड पर्सनैलिटी, इसकी जो पर्सनैलिटी, इसकी जो टाइपल पर्सनैलिटी। और सेकंड क्लस्टर में हमने पढ़ा नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी, हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी और एंटी सोशल पर्सनैलिटी। और जो लास्ट होते हैं उसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद हम बात करते हैं क्लस्टर सी, कि क्लस्टर सी क्या होता है। क्लस्टर सी के अंदर हमने 3 टाइप की पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया। फर्स्ट टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, डिपेंडेंट पर्सनैलिटी के जो बंदा रहता है उस बंदे की ऐसी पर्सनैलिटी रहती है कि वो दूसरे पे डिपेंड रहता है, डिपेंड्स टू अदर, डिपेंड्स टू अदर फॉर डेली एक्टिविटी एंड टास्क। जो उसकी डेली एक्टिविटी है, डेली एक्टिविटी है, जो उसके रोजाना का वर्क है, उसके जो टास्क है डेली के, उसके लिए भी वो दूसरों पे डिपेंड रहता है, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जिस तरीके से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है, कि एक मेरा दोस्त था और हम कॉलेज में दोनों साथ पढ़ते थे, हम दोनों बाइक पर आते थे। एक दिन मैं कॉलेज नहीं गया, तो वो क्या हुआ, वो जब भी कॉलेज जाता था तो वो क्या करता था, कब उसके पापा उसको रोज आना बाइक से छोड़ना देते थे। इसका नाम रोज डेली, जब वो 5 क्लास में था, रोज उसको अपनी बाइक से कार से छोड़ना देते। तो 10th तक उसका यही प्रोसेस रहा। 10th के बाद उसे बाइक चलानी आ गई, उसके बाद उसके पापा जी ने उसको बाइक दे दी और बाइक देने के बाद वो फिर अपनी बाइक से आ जाने लगा। बट एक टाइम क्या हुआ, जब वो अपने पापा जी के साथ आता था, रोज डेली अपने पापा के साथ आता था, एक बार उसकी बाइक में पंचर हो गया। पंचर होने के बाद वो अपने पापा को कॉल लगाते कि पापा जी मेरी बाइक में पंचर हो गया, मैं क्या करूँ। अगर जाहिर सी बात है, अगर हमारी बाइक में पंचर हो जाए तो हम क्या करेंगे, पंचर जुड़वाएंगे। तो इस तरीके का हम तो, हमारा जो नॉर्मल आदमी है वो इस तरीके से फंक्शन करेगा। बट उसने क्या काम किया कि पंचर होने के बाद पापा जी को कॉल लगी कि पापा जी अब मैं क्या करूं, अब मेरी बाइक में पंचर हो गया, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो उसके पापा जी ने कहा कि भाई जाओ पंचर वाले की दुकान पर जाओ और वहाँ पंचर जुड़वाओ, उसके बाद तुम घर आओ बाइक के लेके। कहने लगे हाँ इस तरह से करता हूँ। तो मतलब कि वो दूसरों पे डिपेंड है। अगर नॉर्मली बंदा है, पंचर हो जाए किसी की बाइक में, तो बेसिकली पंचर वाली दुकान पे जाकर वो क्या है, अपने पापा जी पे डिपेंड है, क्योंकि उसके पापा जी उसको क्या करते हैं, रोज डेली उसको, जब वो 5th क्लास में था, 10th क्लास में, रोज उसको आते जाते ले जाते, आते जाते, इस तरह का फंक्शन था। अब वो चाहता है कि मैं फिर उनके साथ ही जाऊँ। इस तरह की पर्सनैलिटी के दूसरे पे डिपेंड है वो, कोई भी बंदा दूसरों पे डिपेंड होना, जो उसकी डेली एक्टिविटी है। जिस तरीके से हम कोई खाना खा रहे हैं और हमको बेसिकली मेरी मम्मी मुझको रोज शाम को खाना खिलाती है अपने हाथों से, तो एक रोज डेली मतलब कि 1 महीने तक यही प्रोसेस चला। 1 महीने के बाद मेरी मम्मी एक दिन के लिए मामा जी के चली गई, तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं खुद भी तो खाना खा सकता हूँ, मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं खुद खाना खा सकता हूँ। बट मैं डिपेंड हूँ अपनी मम्मी के ऊपर कि मुझको मम्मी खाना खिलाएगी, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी वो होती है कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, अपनी डेली एक्टिविटी और टास्क को करने के लिए भी दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद जो सेकंड टाइप की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होते हैं, उसमें क्या होता है, क्लस्टर सी के अंदर जो सेकंड पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी, अवॉइडेंट, अवॉइडेंट, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या रहता है कि उसको फियर ऑफ रिजेक्शन, उसको क्या रहता है, फियर, डर रहता है रिजेक्शन का,
फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन। इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर आदमी किसी को भी फियर ऑफ रिजेक्शन का डर रहेगा तो क्या होगा, किसी भी काम को नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से कि अगर मैं क्लास में बैठा हूँ और मैम ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कोई, वो क्वेश्चन मुझको आता है, मुझको क्वेश्चन बढ़िया तरीके से आता है, पर मुझको फियर ऑफ क्या नाम, मुझको वो क्वेश्चन आता है, अगर मैम कहने लगी कि इस क्वेश्चन को कौन करेगा, बोर्ड पर कोई करो, तो मेरे अंदर फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा। क्यों? क्योंकि मेरी जो पर्सनैलिटी है वो अवॉइडेंट पर्सनैलिटी है कि फियर ऑफ रिजेक्शन रहेगा, तो उस काम को मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे डर है यार, मुझे मैम रिजेक्ट ना कर दे, मना ना कर दे कि तुझसे नहीं होगा तो तू यहीं बैठ। बट जबकि मुझको वो आता है फिर भी मैं उसको हमको नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे फियर ऑफ रिजेक्शन है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा कि मुझको नहीं आता। तो इस तरीके की जो पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। कि कोई भी आपने देखा होगा, कोई भी आप जब सेमिनार वगैरह करते हैं उसमें आप पूछने लगे कि डांस किस पे आता है, जबकि मुझको बहुत अच्छा डांस आता है और मैं करता भी हूँ, रोज डेली घर पर करता हूँ और मुझको डांस आता है, बट फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से मुझको उस फंक्शन में मैं डांस नहीं करूंगा। क्योंकि क्योंकि मुझको फियर ऑफ रिजेक्शन है, मुझे डर है कि मुझको वो रिजेक्ट ना कर दे कॉलेज वाले। इस तरीके के जो उसके काम है वे नहीं हो पाते। उसी तरीके से फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से जो उसकी पर्सनैलिटी होती है वो होती है अवॉइडेंट पर्सनैलिटी। इस तरीके से वह कोई भी सोशल फंक्शन को मतलब कि नहीं कर पाता, कोई भी सोशल फंक्शन नहीं करता, तो उसके कहते हैं ए सोशल रहता है, मतलब कि अवॉइड करता है सोशल फंक्शन को भी। इसमें जो पर्सन रहता है उसकी क्या करता है, अवॉइड करता है सोशल फंक्शन, सोशल फंक्शन को भी अवॉइड करता है वो बंदा, अवॉइड सोशल फंक्शन। जो उसके सोशल फंक्शन है उसको भी अवॉइड करता है बिकॉज फियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से। उसी को बोलते हैं अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके बाद जो थर्ड टाइप की पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं ऑब्सेशन कंपल्शन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। क्लस्टर सी के अंदर होती है ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ऑब्सेशन कंपल्सन, ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में ये होता है कि जो पेशेंट रहता है ना वो क्या करता है, उसके अंदर वो प्रीऑक्यूपेशन आइडिया ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन जब भी करता है वो रूल एंड रेगुलेशन की बात करता है। प्रीऑक्यूपेशन, प्रीऑक्यूपेशन आइडिया ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, रूल एंड रेगुलेशन। जब भी वो बात करता है कि रूल एंड रेगुलेशन की बात करता है वो क्या होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। इनफ्लेक्सिबल मतलब कि लेक ऑफ इंजॉयमेंट, वो कोई भी इंजॉय नहीं कर पाता, लेक ऑफ इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट, लेक ऑफ इंजॉयमेंट। उस तरीके का बिहेवियर रहता है पेशेंट का ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। और एक कंपनी मैन, और इसको बोलते हैं कंपनी मैन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसी को दूसरा नाम बोलता है कंपनी मैन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कंपनी मैन, जो आपने देखो कंपनी मैन होता है वो एक रूल एंड रेगुलेशन का पक्का होता है, जब भी करता है रूल एंड रेगुलेशन की बात करता है और कोई भी इंजॉयमेंट नहीं करता। इस तरीके होता है कंपनी मैन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। उस पेशेंट को बोलते हैं कंपनी मैन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। प्री ऑक्यूपेशन आइडिया ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन का आइडिया दे देता है बार बार, और इनफ्लेक्सिबल के लेक ऑफ इंजॉयमेंट, कोई भी इंजॉयमेंट नहीं करता। तो ये हुआ ऑब्सेशन कंपल्सन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कंप्लीट। ये फोर्थ टाइप हुआ। थर्ड टाइप कि मैंने आपको बताया कि जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको 3 क्लस्टर में डिवाइड किया गया, और उन क्लस्टर के अंदर 10 टाइप की पर्सनैलिटी को हमने क्लासीफाई किया। और फर्स्ट क्लस्टर में आता है 3 टाइप की, और सेकंड में 4 टाइप की, और थर्ड में आता है उसको 3 टाइप की। तो इस तरीके से 10 टाइप की पर्सनैलिटी हमने आपको कराई और आपको बताया कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। कब बता सकते हैं कि आदमी को पर्सनैलिटी हो गया, कि जब आदमी की 18 अबव हो जाए एज, जो उसकी एज है 18 अबव हो जाए, जब भी आपको उसको बता दें कि उसको भाई उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको क्लासीफाई कर दीजिए इसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो चुका। और हमने आपको बताया कि पर्सनैलिटी क्या होता है। तो ये हुआ कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के टाइप्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई भी ऐसा पॉइंट्स हो, ऐसा डाउट्स हो कि जो आपको समझ नहीं है, कोई भी पर्सनैलिटी हो इस टाइप से, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।